नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ना 500 फिल्मी गानों का जखीरा लेकर के उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। वो 500 गाने खत्म हो गए, फिर एक साल ब्रेक लिया और फिर 500 गाने बनाए। जी हाँ, मेरे साथ है मल्टी टैलेंटेड हिमेश रेशमिया जी। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने सुर्ख दीवारों पे, दीवारों पे। नाम है तेरा तेरा, नाम है तेरा तेरा, नाम है तेरा तेरा, नाम है तेरा तेरा। जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हिमेश जी, ये बताइए कि आपकी पहचान जो है एक म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में है, लेकिन आप एक अपनी पहचान जो है एक एक्टर की तरह बनाना चाहते हैं जी। उसकी आपके अंदर बड़ी दिली ख्वाहिश है कि लोग आपको जो है सुपर हिट एक्टर की ब्रांडिंग करें। देखिए, ऐसा है कि इत्तेफाक कह लीजिए या किस्मत कह लीजिए या लोगों की दुआएं कह लीजिए कि पहली फिल्म एज एन एक्टर चली, उसके बाद कई फिल्में नहीं चली। फिर बहुत मेहनत की, अपने फिज़िक पे मेहनत की, अपने परफॉर्मेंसेस के लिए वर्कशॉप्स किया और दी एक्सपोजे आई, फिर वो चली। तो अब फिर से कुछ लोगों का यकीन बना। अभी एक्सपोजे का सीक्वल आ रहा है, आपका सुरूर, जो सुरूर ब्रांड का तेरा सुरूर 2 आ रही है जी। तो कुछ इतना काम करने के बाद आज 650 गाने भी आ गए, बहुत सारे। जी एग्जैक्टली, आपका ही मैं पढ़ रही थी कि 650 सुपर हिट सॉन्ग्स और कुछ 115 सुपर हिट फिल्म्स। तो जब इतनी अच्छी आपकी म्यूजिक डायरेक्टर और एज अ सिंगर की पहचान है जी, तो आप अपनी पहचान में वो एक्टिंग का क्यों डालना चाहते हैं, मैं बताता हूँ। छौंक क्यों लगाना चाहते हैं? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत जायज़ है, लेकिन क्या होता है कि म्यूज़िक मैंने छोड़ा नहीं। लास्ट 2-3 साल से मैं बहुत 2 या 3 फिल्में म्यूज़िक में करता हूँ और उस म्यूज़िक को अपने पिछले म्यूज़िक से बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जो भी बॉडीगार्ड में हुआ या सन ऑफ सरदार में हुआ या खिलाड़ी में हुआ या किक में हुआ या प्रेम रतन धन पायो में हुआ, वो डाउनलोड्स में या म्यूज़िक में उतनी कामयाबी फिर से मिली। तो उसका रीज़न था वो एक्सक्लूसिविटी। तो जब मैं 2 या 3 फिल्में एज ए कंपोज़र करता हूँ, 3 या 4 गाने एज ए सिंगर गाता हूँ, शोज़ करता हूँ, और एज एन एक्टर मैं उस मकाम पर हूँ जहाँ पे और बहुत ग्रोथ करने की ज़रूरत है। और हर फिल्म में ग्रोथ करने का जहाँ मेरे पास मौका है, वहाँ पर उन बुलंदियों को छूने का आसमान भी है, जो म्यूज़िक में कहीं ना कहीं I have to live up to the expectations. आपको ये लग रहा था कि एज अ म्यूजिक डायरेक्टर जी आपकी ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो पा रही है जैसी होनी चाहिए नहीं थी? मुझे मेंटेन करने के लिए जो अब हर आदमी ये कहता है कि आप तेरे नाम मैं जा रहा हूँ, आपका सुरूर, आशिक बनाया, वो ये, तो उसके बाद हम तेरी मेरी, हुक्का बार, जुम्मे की रात, प्रेम रतन, कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पर म्यूजिक डायरेक्शन करना मेरे लिए ये है कि आई हैव टू लिव अप टू दी एक्सपेक्टेशंस। तो लास्ट हिट के बाद फिर एक हिट देना पिछले मेरे लिए ये हो गया म्यूजिक में कि बस मैं वो एक्सपेक्टेशंस जो होती है कि भाई हिमेश होगा तो सुपर हिट म्यूजिक ही होगा, अब एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए मैंने काम बहुत कम कर दिया है कि उस पे मेहनत इतनी ज्यादा हो, बिकॉज उम्मीद इतनी ज्यादा होती है कि वो म्यूजिक फेल नहीं होना चाहिए। तो कम इतना मैं म्यूजिक में भी कम काम करता हूँ। 4 या 5 गाने एक्सक्लूसिविटी, सिंगर्स भी मैंने पहले 50 गाने एक साल में गाए हैं। तो अब ये है कि 3-4 गाने से ज़्यादा मैं नहीं गाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज वो फिर हिट होते हैं अगेन, लाइक जैसे हुक्का बार हुआ है, चला उन्होंने नैनो से बांध रहे हुआ, ये सारे गाने। तो वक्त भी है क्योंकि, और एक जब आदमी ग्रोथ का अगर उसके पास मौका होता है तो एज एन एक्टर मुझे बहुत ग्रोथ करना है, तो उसमें आई एम वर्किंग। आपकी बार एकदम नीचे है, बिल्कुल नीचे है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और अगर आज मेरी 10वीं फिल्म आ रही है तेरा सुरूर 2 मार्च में, तो 9 फिल्मों में 2 फिल्म चली, कहीं ना कहीं एक ऑडियंस आई है, कहीं ना कहीं मार्केटिंग के साथ साथ फिल्म का कंटेंट अप्रिशिएट हुआ है,
पहले क्रिटिक्स को पसंद नहीं आता था, जैसे आपका सुरूर चली थी लेकिन क्रिटिक्स को पसंद नहीं आई थी, लेकिन एक्सपोजर में रिव्यूज़ भी मिले 70-80% ऑफ द रिव्यूज़ अगर आप देखें यार नेट पे तो बहुत पॉजिटिव रहे, तो वो चीज़ एक डेफिनेटली अप्रिसिएशन वाली बात है। अपने करियर का बहुत बड़ा दांव खेल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं म्यूजिक छोड़ दूं तो दाव खेल रहा हूँ, म्यूजिक मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, सिंगिंग मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली एज एन एक्टर आई एम वर्किंग टुवर्ड्स बेटर। आई एम तो आप जैसे हिंदी में कहा जाता है कहाँ तो राजा भोज जी, म्यूजिक में आप राजा भोज है, बिल्कुल, और एक्टिंग में आप बट गंगू तेली को राजा भोज बनने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि किस्मत कब पलट जाए और मेहनत करना चाहिए, और मैं तब तक मेहनत करूंगा जब तक आई फील दैट the producer is not losing money, and in my films the producer is covering the money from the music of the film. The music becomes, that's why तो हिमेश रेशमिया becomes a package, absolutely, कि आपको एज अ म्यूजिक डायरेक्टर अगर आप चाहिए हिमेश नहीं बट नो, तो आपको एज एन एक्टर भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, 2 फिल्में एज एन एक्टर आएंगी, 2-3 फिल्में एज अ कंपोजर आएंगी, 3-4 गाने एज अ सिंगर आएंगे, तो एक हर आदमी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। बट ये नहीं है कि अगर आपको म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश चाहिए तो आपको एक्टर की तरह लेना पड़ेगा, नहीं। मुझे लगता है कि ये 2 फिल्में एज एन एक्टर अगर हम कर रहे हैं तो 2 फिल्में या 3 फिल्में ओनली एज अ कंपोजर कर रहा हूँ, तो मैं अब सब कुछ कर रहा हूँ। एक बात बताइए हिमेश, आपके सिर के ऊपर सलमान खान का बहुत हाथ रहा है, सबको पता है, तो क्या आपके इसी कीड़ा के कारण आपकी और उनकी दूरियां हो गई थी कि आप एक्टर बनना चाहते थे? नहीं, सलमान भाई और मेरी कभी दूरी नहीं हुई, उन्होंने भी 10 बार कैमरा के सामने कहा, बट पता नहीं ये कहाँ से कौन सा ऐसा पीरियड था जहाँ हम साथ नहीं थे। अगर आप देखें तो एवरी 1.5 years समय के लिए आप उनकी फिल्मों के म्यूजिक नहीं कर रहे थे? मैं म्यूजिक नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अपना ऑलरेडी 2-3 फिल्में जो मेरी आ रही थी उसी में था, और उसके बाद इमीडिएटली बॉडीगार्ड आ गई, और उस बीच में जब ये अफवाह उड़ी थी कि हम लोग साथ में नहीं है, तब मैं 10 का दम के शो पे भी इसीलिए चला गया था कि भाई वो शो पे भी देख ले लोग कि ही इज माय ब्रदर, उनके साथ तो उनको नहीं लगेगा कि ये कौन सा कीड़ा इतना बढ़िया अच्छा नहीं वो तो कर रहा है, नहीं बल्कि बिल्कुल, बल्कि वो कहते हैं कि अब कम काम करो, एज एन एक्टर भी अगर करो तो जो भी करो अच्छा एप्रिसिएशन वाला काम करो। तो आज एक्सपोजे जब हमने की तो उसका स्क्रिप्ट, आज इरफान ने भी काम किया, सब लोगों ने काम किया कि कोई एक स्क्रिप्ट ऐसी हमने ढूंढी कि भाई वो स्क्रिप्ट उस जस्टिफाई। क्या हिमेश जो है वो किशोर कुमार की रास्तों पर वो भी बहुत बड़े लेजेंड है, मैं एक्चुअली किसी को फॉलो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यस आई लुक अप टू देम, दे आर सच ग्रेट लेजेंड्स। और वो एक्टिंग भी करते थे, वो खैर वो तो खैर बहुत बड़े लेजेंड थे, बट हाँ कभी ना कभी एक उस लेवल का एप्रिसिएशन जो एक्सपोजे से शुरू हुआ वो मैं चाहता हूँ कि कन्वर्ट होके आगे चले, जो अभी और फिल्में आएंगी तो लोगों को एक रिस्पॉन्स पता चलेगा। हमने बहुत मेहनत की है, एंड इस टाइम नसीरुद्दीन शाह भी है हमारे साथ, शेखर कपूर जी भी हैं, तो उन्होंने सबने बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, बहुत अच्छा काम किया उन लोगों के साथ। आपको लोग बोलते हैं हमेशा कि आप अक्षय कुमार के कैंप के हो, आप सलमान खान के कैंप के हो, आप यूनिवर्सल बॉलीवुड में उस तरीके से नहीं आपकी पोजीशनिंग देखी जाती, क्यों? देखिए सलमान भाई तो मेरे भाई हैं, तो मैं उनके कैंप का हूँ की बात भी नहीं है, वो मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे ब्रेक दिया है। मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में होता ही नहीं, मैं तो सीरियल प्रोड्यूसर था। exactly. तो मैंने तो कई सीरियलें 7 साल तक बनाई 16 साल की उम्र से। फिर उन म्यूजिक में जब उन्होंने मुझे ब्रेक दिया, मेरे पास वो गाने थे, तो उनका तो ही इज़ लाइक माई मेंटर, एवरीथिंग टू मी। अगर आप मेरा काम देखें तो ऐसे नए एक्टर्स के साथ मैंने म्यूजिक दिया है, और वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इतना चला है कि आज आप वो एक्टर को पहचानते भी नहीं और वो गाने याद हैं आपको। तो एक्चुअली आई वर्क विद एवरीबॉडी, और जब आपने 115 से ज़्यादा फिल्में कर ली होती है तो यू वर्क विद एवरीवन। सो ऑफ कोर्स सलमान भाई के साथ मैंने 18-19 फिल्में हो गई हैं, तो डेफिनेटली वो रहेगा, और आई एम प्राउड ऑफ इट। और अक्षय जी के साथ भी मैंने करीबन 8-9-10 फिल्में हो गई, बहुत सारी फिल्में, और सुपर हिट। वो क्या अभी पिछले साल कौन सा वो गाना चल रहा था, हुक्का बार, जो कि वो शायद अभी भी डिस्कोस में बज रहा है। ये बताइए कि सलमान खान ने आपके ऊपर हाथ क्यों रखा? मेरे लिए देखिए, मैं सलमान भाई के साथ एक फिल्म बनाने वाला था, मेरे पिताजी, यानी मैं तो 16 साल का बच्चा था, तो बट हमने उनको साइन किया था, वो फिल्म नहीं बन सकी, लेकिन उनके लिए जो गाने बनाए थे, सो ही टोल्ड मी दैट आई विल गिव यू अ ब्रेक वन डे। फिर मैं सीरियल्स प्रोड्यूस करने में रह गया, वो तो बहुत बड़े स्टार बन गए थे, तो उन्होंने एक दिन फिर मुझे बुलाया और कहा कि प्यार किया तो डरना क्या के लिए गाना बनाना है। एंड देन सोहेल भाई ने सुना, वो बहुत पसंद आया, और वो गाने फिर यूज़ करना, जो मैं उनके लिए हमेशा गाने तो बनाता रहता था,
and he used to keep his bank of tunes, and he has a great sense of music, और he is blessed. तो जिस तरह का म्यूजिक सेंस है, अभी जो उन्होंने गाना भी गाया तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह गाया। वो कौन सा गाना था जो आपने पहले सुनाया था उन्होंने? गाने में काफी रोमांस भी था और साथ में एक सोल स्टरिंग थी। और प्यार किया तो डरना क्या, फिर सबसे मुश्किल ये था कि भाई बहुत बड़ा हिट गाना मुगले आजम का बन चुका था, तो वो जब प्यार किया तो वो इतना बड़ा हिट था, तो एक ऐसा टाइटल सॉन्ग उसको भुला के एक गाना करना वैसे ही बहुत चैलेंजिंग, और वो भी हम नए कंपोजर, तो डर रहे थे, बहुत डर रहे थे। और बस प्रे किया था, दुआ की थी ऊपर वाले से, और लग गई कि भाई ये पहले ही गाने में गड़बड़ ना हो जाए। तो कोशिश किया, तो राग बेस्ड मेलोडी मैंने अपने पिताजी से सीखी है, उनसे म्यूजिक सीखा, तो उन्होंने वो जो आशीर्वाद दिए थे वो फले। लेकिन एक बात बताइए, उसके बाद आपने सीरीज ऑफ सॉन्ग्स किए सलमान खान के साथ, लेकिन आपने और दो सुपरस्टार जो खान्स थे उनके लिए उतना नहीं काम किया। हाँ, मैं अनफॉर्चुनेटली आमिर के लिए नहीं किया, शाहरुख के लिए नहीं किया, क्यों? कभी मौका ही नहीं मिला, कभी मौका हुआ नहीं। एक फिल्म मैंने सिलसिले करके एक फिल्म थी, खालिद मोहम्मद जी की फिल्म थी, और वो फिल्म में शाहरुख जी ने स्पेशल अपीयरेंस किया था, तो एक बैकग्राउंड के लिए कुछ गाना था वहाँ पे, क्योंकि मैंने म्यूजिक किया था उस फिल्म का। बट अदरवाइज संजोग ऐसे कुछ हुए कि कभी मौका ही नहीं बना। जब हम मिलते हैं, ऑफ कोर्स 100%, क्यों नहीं, उतने बड़े के लिए काम करूं, जरूर और जरूर। जब मैं उनसे मिलता हूँ, आप इतने हम्बल हैं, आप जाके उनसे बात कर सकते थे। हाँ, तो बट ऐसा कभी मौका नहीं मिला। कभी एक वो हमारे टीवी शो पे आए थे जहाँ मैं जज था, तो हमारी जरूर बात हुई थी कि भाई कुछ ना कुछ करना चाहिए साथ में, तो बस लेकिन वो संजोग वाली बात है। फिल्म इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट टाइमिंग। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिमेश भी खान वॉर्स के बीच में आ गए थे कि कहीं ये जो खान वॉर्स था कि शाहरुख और एक्चुअली है नहीं, आप अब तो प्रूव हो चुका है कि खान वॉर्स तो है ही नहीं। लेकिन एक बीच में एक दायरा, एक टाइम था जब बातचीत नहीं होती थी, तो उस वक्त में कहीं ऐसा तो नहीं कि हिमेश को उसका खामियाजा उठाना पड़ा? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं, और अगर उठाना पड़ता तो सलमान भाई के लिए तो कोई इश्यू ही नहीं है। बट वो सलमान भाई ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि सबसे पहले करना चाहिए, तो वो तो कभी रोकते नहीं है, बिकॉज ही इज अ वेरी डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। बट जहाँ तक हमारा सवाल है, मुझे नहीं लगता कि एक संजोग कभी बना। बस ये बताइए हिमेश की, आपने जब गाना शुरू किया तो लोगों ने, जो सिंगर्स थे, उन्होंने दे पाउंस्ड ऑन यू, हाँ, जिसे कहते हैं ना, सब पाउंस कर गए। अरे ये क्या, ये नेजल से गाता है, ये नाक से गाता है, आपकी आइडेंटिटी नाक से गाने वाली बना दी। बट मैं बहुत खुश हूँ उससे, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है कि नेजल सिंगिंग कोई बुरी बात है। अगर आप देखें आज तो अभी हम लोग बहुत ही कहीं मैं डेफिनेटली राग बेस्ड मेलोडी को अब्रॉड के एक साउंड अरेंजमेंट के साथ ब्लेंड ज़रूर करता हूँ। तो हाई पिच वॉइस जो पिक्युलर क्वालिटी थी, उसी वजह से आज मुझे कामयाबी मिली। तो आज के बड़े सक्सेसफुल जो सिंगर्स हैं जी, वो सब आपकी इस वॉइस की अप्रोच टुवर्ड्स योर वॉइस, नेजल वॉइस के साथ गाना, इसको लोग उसको क्वेश्चन करते हैं, उसको हंसते हैं। करेक्ट, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू सच होता तो ऑडियंस के रिएक्शन भी वही होते। सोचूंगा कि किस तरह से उसको भी सेटिस्फाई करूं, और इसीलिए जब चलाओ ना नैनो से बांध रहे मैंने अभी गाया, तो मिडिल ऑक्टेव में गाया, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया। या अगर आप देखें तो उस वक्त मन का रेडियो गाना बहुत पसंद किया गया, और क्रिटिक्स को बहुत अच्छा लगा, तो वो भी मिडिल ऑक्टेव एंड लो ऑक्टेव में था। जी, कैसे था? तो मन का रेडियो भजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तो जरा, मन का रेडियो जी ले तो जरा, गम को भूल कर जी ले तो जरा। निकल न जाए, कहीं निकल न जाए हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से प्राण रे। तो ये मिडिल ऑक्टेव में था। ये बताइए कि आशा जी आपसे एक बार क्यों नाराज हो गई? ओहो, वो आर.डी. बर्मन, मैंने ये बोल दिया था कि मैंने कह दिया था कि आर.डी. बर्मन जी नाक से गाते हैं, तो वो थोड़ी सी चिढ़ गई थी, जिसमें वो राइट थी। और मुझे भी लगा कि मैं जोश में कह गया, क्योंकि सब लोग कह रहे थे हाई पिच वॉइस, हाई पिच वॉइस, हाई पिच वॉइस। तो आर.डी. बर्मन जी ने कुछ हाई पिच वॉइस में गाए थे, तो मैंने उस तरह से एक स्टेटमेंट मेरे मुंह से निकल गया कि भाई वो भी तो नाक से गाते थे, उन्हें कभी कुछ नहीं कहा। और मेरे जब गाने इतने ब्लॉकबस्टर हो रहे हैं और लोग अवार्ड भी दे रहे हैं, तो आशिक बनाया वन ऑल द अवार्ड्स एज अ सिंगर ऑल्सो, इवन फिल्म फेयर भी गॉट द अवार्ड एज अ सिंगर। सो
थोड़ी सी एक मुझे नाराजगी हुई, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, या मुझे आर डी बर्मन जी का नाम लेके अगर मैंने कहा तो क्या आपने फिर जाकर उनसे अरे बात बिल्कुल, की, माफी मांगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सॉरी कहा और उन्होंने माफ भी कर दिया, और फिर हमने टीवी शो 2 साथ में भी किए और बहुत ही अच्छे संबंध हैं, और उन्होंने अंडरस्टैंड किया, और मैं रियली दिल से क्षमा चाहता था वो बात। जी, ये बताइए कि आपके मेंटोर कौन है? आप किसे whom do you idolize? आइडलाइज, देखिए माय लर्निंग, माय लाइफ, माय लव, एवरीथिंग इज माय डैडी, बिकॉज मेरे गुरु हैं, गुरु बिना ज्ञान नहीं है, और उन्होंने मुझे म्यूजिक सिखाया है। और जहाँ तक आई लुक अप टू इन टर्म्स ऑफ सुपरस्टार प्रेजेंस इज डेफिनेटली सलमान भाई, बिकॉज एक बहुत ही जेनरस गुड ह्यूमन बीइंग है, और जिस तरह से म्यूजिक सेंस है उनकी, जिस तरह से उन्होंने मुझे ब्रेक दिया है, जिस तरह से वो इतने जिस तरह से उन्होंने अपनी करियर को एज तो हर पिक्चर के पहले सलमान भाई आपको बुलाते हैं और कहते हैं किक है तुम करोगे, प्रेम रतन धन पायो, नहीं ऐसा नहीं है। उनके साथ अगर वर्किंग स्टाइल है तो क्या है कि हम लोग अपने गाने, मैं उनको सुनाता हूँ, अगर डिस्कस करते हैं, वो कभी फ़ोन करते हैं, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, और एक कुछ उनके गानों की बैंक बन जाती है, वो अपने गाने की बैंक बना के रखते हैं, फिर वो बोलते हैं मैं जब चाहिए यूज़ करता हूँ। और वैसे मैं सारी फिल्में, बॉडीगार्ड का गाना है वो आपने कब बना लिया था? बॉडीगार्ड का गाना उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई कुछ 10-15 दिन में ही शूटिंग है और इस तरह का टाइटल ट्रैक चाहिए, लेकिन बहुत ही डिफरेंट चाहिए। एंड बॉडीगार्ड के ट्रैक में सबसे बड़ी बात ये थी कि एक्चुअली वो गाना नहीं गा रहे, सो इट इज़ अ कंप्लीट कोरस सॉन्ग। सो जिस तरह की बीट चुनी गई और जिस तरह का हुआ, सो इट वाज How was it? ना 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 डंग 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 डंग, ये रिफ थी गिटार की, सो इट वाज एक्ट एंड देन वी रिकॉर्डेड दैट सॉन्ग। हिमेश, आपके गानों में रिदम बहुत होती है, जी। काफी डिस्को विस्को में चलते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। जी। उनका रिकॉल वैल्यू जो है ना, जी। कि आपकी जुबान पर वो गाना रहे और लोग याद करें, यू नो वो तो सॉन्ग तेरे नाम उसके लिए किया मैं, तेरे नाम क्यों नमस्ते लंडन, और अभी प्रेम रतन धन पायो। प्रेम रतन धन पायो का सबसे फेवरेट आपका सॉन्ग कौन सा है? मेरा गाना उसमें एक गाना है जो फैमिली का गाना है, बचपन का, जो इरशाद कामिल जी ने बहुत खूबसूरत लिखा है कि सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। आपकी गानों में गीतों का कितना मायने होता है? बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, वेदर तेरे नाम हो या नमस्ते लंदन हो या अभी दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, 2 लाइन में इतनी बड़ी बात कहना। बट क्लब ट्रैक्स में मैं पोएट्री अगर लाऊंगा तो वो वर्क नहीं करेगी। आज अगर फिल्म ने आपको लॉक कर दिया तो उसके बाद एक क्लब ट्रैक आता है, और क्लब ट्रैक में अगर आप पोएट्री डालते हैं तो वो कभी नहीं चलेगा। तो यू नीड अ हुक्का बार। इसमें भी मैंने राग बेस्ड एक्चुअली मेलोडी जिस तरह से डाली है वो आप सुनिएगा। हो विरहा की अग्नि में पल पल तपती है तेरे नाम का ही एक वर्जन, लेकिन हुक्का बार में हमने रिदम और वर्ड्स उस तरह से रखे हैं। अदरवाइज ओ अब तो सांसें तेरी माला जपती है, तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम, हो जिंदगी का गुजारा सनम, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। ओ मैं जहाँ मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। ये मेलोडी का जो एक राग रागिनी है हुक्का बार में भी है वो, लेकिन उसका पूरा जो फ्रेजिंग है, रिदम है, वर्ड्स हैं, वो हमने कंटेम्प्रेरी किया है। तो उतनी मैं कोशिश रखता हूँ, इसीलिए रिकॉल वैल्यू मेरे गानों में होती है। जैसे आपने बहुत यंग टैलेंट्स को आपने बढ़ावा दिया, बहुत
अच्छे लोगों को लाए भी। आपने अभी भी बहुत सारे लोगों को, यंग टैलेंट्स को जी। promote प्रेम रतन करना- में हमने सारे नए सिंगर्स को लिया। आई फील कि न्यू टैलेंट को बढ़ावा देना ही चाहिए। सलीम खान साहब जो अगेन मेरे मेंटर रहे हैं, उन्होंने हमेशा मुझसे कहा है कि भाई इंडस्ट्री ने अगर आपको दिया है तो आपको भी उनको कुछ देना वापस देना चाहिए, पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है। न्यू टैलेंट मेरे म्यूजिक को बिल्कुल यंग कर देते हैं, फ्रेश कर देते हैं। अच्छा, आपके लिए बेहतर सिंगर कौन था, मोहम्मद रफ़ी साहब या किशोर अरे बाप कुमार? रे, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है कि मैं पर्सनली, मुझे किशोर दा के मैं फैन हूँ बहुत बड़ा, तो एक फैन के नाते डेफिनेटली किशोर दा वाज अ ग्रेट लेजेंड एंड रफ़ी साहब वाज अ ग्रेट सिंगर। आपका खुद का फेवरेट, आपने कहा कि ये सब जो है गाने तो हैं ही हैं, लेकिन कोई एक अनकन्वेंशनल गाना जो आपके लिए आपका फेवरेट हो, जो आपको लगता होगा कि जब मैंने कंपोज किया तो शायद वो पता नहीं इतना हो नहीं हो क्या हो, लेकिन मैंने किया था और वो गाने के वर्ड्स बहुत खूबसूरत थे, लेकिन वो उतना उस लेवल पर चल नहीं सका। शीशे का समंदर, पानी की दीवारें, माया है भरम है मोहब्बत की दुनिया, इस दुनिया में जो भी गया वो तो गया, हो शीशे का समुंदर, पानी की दीवारें। सो आपने ये कहा कि अब आपके लिए एक्टिंग की दुनिया में आपका स्ट्रगल शुरू हो रहा है। जी। तो हिमेश रेशमिया, उस स्ट्रगल के लिए आपको बहुत बहुत दुआएं और बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे आमने सामने में हिमेश रेशमिया। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।